Hi everyone, welcome to Europedia. This is Chandrasekhar, faculty of Electrical and Electronics Engineering at Europedia. इस वीडियो में हम नेटवर्क एनालिसिस और इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट एनालिसिस प्रीवियस क्वेश्चंस राइट 6 पेपर्स हैं। 6 पेपर में लगभग 76 क्वेश्चंस है। पूरा 76 और 75 क्वेश्चंस हम ये वीडियो में सॉल्व करने वाला हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन हम उसका कॉन्सेप्ट पहले लर्न करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डायरेक्ट है, सीधा है, एक ही लाइन का है, वन लाइनर है। ठीक है, राइट, लेट्स एंटर इनटू द क्वेश्चंस। ओके, सब्जेक्ट इज इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट एनालिसिस। आपके सिलेबस के हिसाब से सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट एनालिसिस, लेकिन हम इसको नेटवर्क एनालिसिस भी बोल सकते हैं। राइट, चलिए चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्ट आंसर बनता है, मतलब ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरी नहीं है, मतलब वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 आइडेंटिकल रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड इन स्टार कंज्यूम्स 4000 वाट्स। वो बोल रहा है कि 3 आइडेंटिकल रेसिस्टेंसेस हैं, मतलब तीनों का रेसिस्टेंस सेम है। वो कैसे कनेक्ट किया उसने? स्टार में। कितना पावर कंज्यूम कर रहा है? 4000 वाट। If the resistances are now connected in delta across the same supply, then the power consumed will be, right, power in star is 3 times of V phase square by R, where R is per phase resistance, right? हम लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज दोनों सेम है, लेकिन स्टार में लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज है। पावर इन डेल्टा इज इक्वल टू, वो भी 3 फेजेस है ना, 3 इंटू, यहाँ पे क्यों 3 लिखा सर? 3 फेजेस है ना, तो 3 आएगा। यहाँ पे V लाइन स्क्वायर बाई R आ जाएगा आपको, राइट? यस आर नॉट? नाउ यहाँ पे आ जाइए, ये लाइन वोल्टेज है, ये फेज वोल्टेज है। डेल्टा में, इन डेल्टा, मैं ये लिख रहा हूँ, इन डेल्टा लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज है, राइट? इन स्टार लाइन वोल्टेज इज, इन स्टार लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज है। वहां से हमको क्या मिलेगा? मैं ये लिखता हूं, पावर इन डेल्टा इज 3 टाइम्स ऑफ, सेम सप्लाई बोला उसने, सप्लाई इज सेम। अगर सप्लाई सेम है, यहाँ पे जो फेज वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज बाई √3 होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो फेज वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज बाई √3 होगा। तो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ V फेज होगा, मैंने अभी बताया। ठीक है, यहाँ पे आपको वही सप्लाई उसने बोला, वही सप्लाई, यहाँ पे हमको लाइन वोल्टेज डालना पड़ेगा। वही सप्लाई में लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज बोथ आर सेम, तो आपको क्या मिल रहा है? √3 टाइम्स ऑफ V फेज होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। अगर आप करते हो 3 इंटू V फेज स्क्वायर बाई R आ जाएगा आपको। दिस इज नथिंग बट, उसने 4000 दिया है, 3 इंटू 4000 बनेगा, दैट इज 12,000 वाट्स। 12,000 वाट्स। मैंने आपको डायरेक्टली फार्मूला दे सकता था, लाइक पावर of a star connected resistances if X amount, if the same resistances are reconnected in delta, the power consumed is 3 times more. Yes, 4 into 3 is how much it is? 12,000. How much it is? 12,000. Right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है? A lamp of 100 watt 200 volts and a lamp B, lamp A of 100 watt 200 volts and lamp B of 40 watt 200 volts are connected in series across 200 volt supply. Which lamp will glow brighter? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, दो लैंप्स हैं, लैंप ये इसका उसने दिया है 200 वाट 200 वोल्ट्स, राइट? यस,
200 watt, sorry 100 watt, yeah, this is 100 watt, 100 watt 200 volts. Lamp B क्या है? Lamp B is, I think it is 40 watts, yes, 40 watts 200 volts, 40 watts 200 volts, yes. चलिए लैम्प का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, दोनों का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. R इज इक्वल टू लैम्प रेजिस्टेंस ऑफ ये, रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प ये इज इक्वल टू R इज इक्वल टू, यस, P बाई C. पावर इज इक्वल टू फार्मूला क्या है? V स्क्वायर बाई R. तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P होगा. V स्क्वायर 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई R. P कितना? 100 है. सो 100 टू टाइम्स चला गया. यहाँ पे आपको आता रेजिस्टेंस 400 ओम्स आता. इसका रेजिस्टेंस कितना है? 400 ओम्स. तो चलिए रेजिस्टेंस ऑफ B ऑल्सो लेट्स फाइंड. सेम फार्मूला V स्क्वायर बाई P. V कितना? 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई, इसका वॉटेज कितना? 40 है, 45 है, यस, ये होगा 1000 ओम्स. ये होगा कितना? 1000 ओम्स. देखिए 400 ओम्स एंड 1000 ओम्स. आपके पास एक लैंप है, इसका ये लैंप ये है, इसका 400 ओम्स है. दूसरा लैंप है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? यस, 1000 ओम्स है, 1000 ओम्स. ये दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया और आपने सेम वोल्टेज लगाया, और आप ऐसा भी ले सकते, कोई भी वोल्टेज भी लगाया, कोई भी वोल्टेज भी लगाया आपने. मुझे ये बताइए, आप ये बताइए, दोनों में सेम करंट जाएगा? दोनों में सेम करंट जाएगा. क्यों सर करंट सेम क्यों? दोनों सीरीज में है. उसने बताया कि दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है ना. करंट सेम है तो पावर इन द लैंप ये विल बी I स्क्वायर इंटू 400 होगा. पावर इन द लैंप बी होगा I स्क्वायर इंटू 1000 होगा. कौन सा ज़्यादा रहता? PB ज़्यादा रहता. तो अगर पावर उसने ज़्यादा ले रहा है तो वो ब्राइटर ग्लो करेगा ना. देयरफॉर लैंप B विल ग्लो ब्राइटर देन लैंप A, राइट. लैंप B जो है ना वो लैंप A से ज़्यादा ब्राइटर रहेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा पावर जा रहा है. क्यों? उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना. यस आर नॉट. तो आप ये माइंड में रखना, अगर दो बल्ब्स को, कितने भी बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो, जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा पावर लेगा, क्योंकि पावर का फार्मूला है I स्क्वायर इंटू R. आप ये पूछ सकते हैं मुझसे कि सर V स्क्वायर बाई R क्यों नहीं लगा रहे हैं? V स्क्वायर बाई R पैरेलल में लगाते हैं फार्मूला. I स्क्वायर इंटू R जब सीरीज में होते हैं तब लगाते हैं. वो बहुत छोटा सा चीज़ है वो, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन. वो बोल रहा है टू सेंड 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू ए रेसिस्टर. ओके, पूरा करंट I है, उसमें 10% मतलब कितना? 0.1 I. रेसिस्टेंस वैल्यू of 99 ohm. To send 10% of the main current through a resistor of value 99 ohms, the value of the shunt resistance will be. वो बोल रहा है, yes, वो क्या बोल रहा है? This is what he is saying. वो ये बोल रहा है. उसके बाद एक 99 ओम रेसिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से I आ रहा है, इसमें 10% मतलब 0.1 I इसमें जाना है, तो बाकी 0.9 I इसमें जा रहा है. तो ये शंट रेसिस्टेंस कितना होता? डायग्राम बनाने से ना आपको आराम से आंसर मिल जाएगा, ठीक है. फिर से क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे. वो बोल रहा है टू सेंड 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू ए रेसिस्टर ऑफ वैल्यू 99 ओम्स. ओके, टू सेंड 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू ए रेसिस्टर ऑफ वैल्यू 99 ओम्स, द वैल्यू ऑफ द शंट रेसिस्टेंस विल बी. पक्का ये 99 से कम ही होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा करंट जाना है ना. नो, ठीक है, ऐसा अंडरस्टैंड करेंगे. इसमें 90, इसमें 0.1 एम्पियर है, 0.1 I है, इसमें 0.9 I है, ठीक है. तो R एस एच बहुत कम होना चाहिए. क्वेश्चन को ध्यान से समझना. फिर से पढ़ो. टू सेंड 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू ए रेसिस्टर ऑफ वैल्यू, इसमें 10% जाना है, तो बाकी 90% इसमें जाना है ना. तो इसका वैल्यू चाहिए, इसमें ज़्यादा करंट जाना चाहिए, तो इसका रेसिस्टेंस इससे कम ही होना चाहिए. दोनों पैरेलल में है ना. अगर दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होना चाहिए ना. तो वोल्टेज कितना होता?
लेट मी राइट हियर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.9i इंटू RSH इज इक्वल टू 0.1i इंटू 99। आई चला गया तो RSS इज इक्वल टू 0.1 बाई 0.9 इंटू 99, ये होगा 1/9, तो ये होगा RSH इज 11 ohms। कितना हो रहा है? RSH इज 11 ohms। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैंने बोला ना वन लाइनर। इसमें लोग सोचते हैं सर आपने वन लाइनर बोल रहा है, लेकिन इतना एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है सो दैट आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है एक ही लाइन में, मतलब एक ही लाइन में आप आंसर ले आ सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इन ए 3-phase सिस्टम इफ द इंस्टेंटेनियस instantaneous voltage of phase R and Y are plus 60 volts and minus 40 volts respectively, then the instantaneous voltage of phase B is RYB for a 3-phase balanced system। मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, नेक्स्ट पे इसमें लिख रहा हूँ, यस, फॉर ए 3-phase balanced system sum of all the voltages at any instant must be equal to 0। sum of all the voltages at any instant must be equal to 0। एक है उसने दिया है +60, दूसरा -40, 60 - 40 कितना है 20, 20। तो फेज बी का RY दिया है, बी का कितना होना चाहिए -20 होना चाहिए, तभी वो 0 हो जाएगा। सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द सुपरपोजिशन थ्योरम रिक्वायर्स एज मेनी सर्क्यूट्स टू बी सॉल्व्ड एज देयर आर। पहले सर सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या है? सुपरपोजिशन थ्योरम सेज दैट, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5th क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम सिंपली SPT लिखता हूँ मैं, सेज अगर आपके पास 4 सोर्सेस हैं, आपका सर्किट में 4 सोर्सेस है, 4 इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, तो आपको ना एक ही सोर्स को रहने देंगे एक ही बार, बाकी 3 सोर्स को निकाल देते हैं। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं। तो ये एक ही सोर्स की वजह से जो रेस्पॉन्स आता है वो हम इकट्ठा करके ऐसा 4 सोर्सेस के लिए 4 बार सॉल्व करते हैं, 4 सर्किट लेके आते हैं, ठीक है। मतलब देखिए मैंने 2 सोर्सेस का लेता हूँ, आपको अच्छा से समझ में आने के लिए ना मैंने 2 सोर्सेस लेता हूँ। ये 2 ohms ले लो, ये 3 ohms ले लो, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस 5 ohms लगाओ, यहाँ पे कुछ 10 volts लगाओ, राइट। देखिए मुझे इसमें करंट चाहिए I, तो इसमें जो करंट I है वो 10 वोल्ट की वजह से आता है, ये 30 वोल्ट लेता हूँ, ये 30 वोल्ट की वजह से भी आता है। तो क्या करना, पहले इसको निकालना, मतलब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करो। ये I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखता हूँ। सर I1 कहाँ से आया? ये 2 है, ये 5 है, ये 2 5, ये 3 है, ये जो है ये 10 वोल्ट्स हैं, ठीक है। इसको निकाल दो, ये सर्किट 1 होगा, ये सर्किट 1 होगा। क्यों सर? ये 30 वोल्ट्स को हमने निकाल दिया, अब जो करंट आता वो I1 आता। तो उसके बाद क्या करना सर, सेम सर्किट को ये वाला सोर्स को कंसीडर करो, इसको निकाल दो, मतलब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना पड़ता। ये 2 है, ये 3 है, ये कितना होता है, ये 5 है, इसकी वजह से ये 30 है। ये जो करंट है ये I2 लिखो। नाउ जो करंट I होगा दैट इज I1 प्लस I2 होगा, यस। तो कितने सर्किट्स हमने लगाना पड़ा? 2 सर्किट्स, क्योंकि 2 सोर्सेस हैं, 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस। डिपेंडेंट सोर्सेस को हम कंसिडर नहीं करते, राइट। दो ही लेते हैं, राइट। ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेस हम लेते हैं। तो वो पूछ रहा है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम रिक्वायर्स एज मेनी सर्किट्स टू बी सॉल्व्ड एज देयर आर यस सोर्सेस नोड्स एंड मेशेस। ये नहीं है, खाली सोर्सेस है। वो भी कौन सा सोर्सेस लेना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट सोर्सेस। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, करेक्ट कंप्लीट आंसर है इंडिपेंडेंट सोर्सेस।
इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ठीक है। नोड से इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस हमको चाहिए, इंडिपेंडेंट सोर्सेस हमको चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यस, क्या बोल रहा है उसने, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये 120 वोल्ट सोर्स has a series internal resistance of 1 ohm. The maximum power that can be delivered to the load is, ये maximum power transfer theorem का है। सिक्स्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सिक्स्थ सॉल्यूशन, what maximum power transfer theorem says, maximum power transfer theorem says that yes, the power delivered to the load will be maximum if load resistance is equal to source resistance। उसने source resistance दे रखा है 1 ohm, मतलब ये 1 है, ये सोर्स रेसिस्टेंस है, ये वोल्टेज कितना भाई, ये 120 वोल्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लोड रेसिस्टेंस है ये कितना है, 1 ओम है, 120 वोल्ट्स है तो ये कितना है, ये 1 ओम है। तो पावर डिलीवर्ड टू द लोड, ये लोड है, पावर डिलीवर्ड टू द लोड इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होगा ना, सी वी स्क्वायर बाई आर होगा। व्हाट इज वी, वी इज 120 इंटू 1/2 होल स्क्वायर इंटू आर। और आपको सिंपली एक फार्मूला पता होना चाहिए, द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड इज वी स्क्वायर बाई 4RTH, आर थेवेनिन, और सी वी स्क्वायर बाई 4 टाइम्स ऑफ आर थेवेनिन, आर थेवेनिन इज नथिंग बट आर लोड हियर विच इज इक्वल टू हाउ मच, 1 ओम। दोनों सेम है, दोनों सेम है, 120 इंटू 120, 120 इंटू यस 120 into 120 divided by 4, so 430 is yes, it is 3600 watts. How much it is, 3600 watts, right? Option is B for Bombay, right? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला ना कुछ क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए नहीं है, वो 7th क्वेश्चन है, देखिए 7th ये ऐसा ही है, ठीक है। क्या बोल रहा है उसने, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, वो डायरेक्ट स्टेटमेंट है वो। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स मस्ट हैव 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, एन आइडियल करंट सोर्स मस्ट हैव इन्फिनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। तो 7th क्वेश्चन का आंसर होगा 0 सोर्स रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑप्शन ए है। ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म इन फील्ड थ्योरी कैन बी J इज इक्वल टू सिग्मा ई, यस आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी और सर्किट एनालिसिस दोनों से कंबाइंड वाला क्वेश्चन है ये। ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म इज नथिंग बट J इज इक्वल टू सिग्मा ई, J इज इक्वल टू कितना, सिग्मा ई है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने बोला ना कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आंसर होते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, वो दोनों क्वेश्चंस वैसा ही हैं, ठीक है। इसमें आ जाइए, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटी इज कनेक्टेड टू ए बैटरी स्टोर्स ट्वाइस एज मच चार्ज with a given dielectric as it does with air as dielectric. The susceptibility of the dielectric is, वो बोल रहा है कि उसके पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस वैल्यू क्या बोल रहा है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी स्टोर्स ट्वाइस एज मच एज चार्ज एज गिवन। देखिए चार्ज डबल हुआ मतलब कैपेसिटेंस भी डबल है, और सेम वोल्टेज Q is equal to C into V, yes charge Q is equal to C into V for same voltage, charge डबल हो मतलब कैपेसिटेंस डबल है। तो वो क्या बोल रहा है, कैपेसिटेंस विथ सम डाइलेक्ट्रिक इज 2 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस विथ एयर एज डाइलेक्ट्रिक, यस। इसका मतलब क्या है सर, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D, तो अगर एयर है उसका क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अगर कुछ डाइलेक्ट्रिक आपने लगा दिया, अगर आप कुछ डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, CD लिखता हूँ मैं, D स्टैंड्स फॉर डाइलेक्ट्रिक, D का मतलब डाइलेक्ट्रिक है, लगा देते हो तो ये होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R A बाई D। तो CD इज इक्वल टू एप्सिलॉन R, यहाँ पे लिखो एप्सिलॉन नॉट A बाई D, दिस इज नथिंग बट CD इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू ये C एयर है, ये C एयर है, तो CD कितना होता, वो उसने बोल रहा है 2 टाइम्स ऑफ C एयर, उसने ही बोला स्टेटमेंट में, यस फर्स्ट स्टेटमेंट हमने वही लिखा है। तो हमको यहाँ पे मिल रहा है रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 2 है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस यस ससेप्टेबिलिटी। नाउ ससेप्टेबिलिटी कितना होता सर, 2 minus 1 that is equal to 1. Epsilon R is nothing but 1 plus susceptibility.
then susceptibility is 2 minus 1, that is equal to 1. Answer is 1, right? Answer होगा इसका yes 1 है. Answer is 1. Next question. Yes, क्या बोल रहा है इसने? म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन, यस, वो परमिबिलिटी ऑफ द कोर के ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉमन कोर के ऊपर भी डिपेंड करेगा. ऑल ऑफ द अबव म्यूचुअल इंडक्टेंस. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरी नहीं है. आपको पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू K इंटू अंडर रूट L1 L2. L इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ईच कॉइल. L इज इक्वल टू, जनरली वी कैन राइट इट एज म्यू नॉट यू आर एन स्क्वायर ये बाई एल. ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ है, एन इज नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, एल इज द इंडक्टेंस है, राइट. तो ये वाला दोनों फार्मूला से आपको पता लग जाएगा कि ये सब के ऊपर डिपेंड करता है जिस जो ऑप्शंस में दिया हुआ है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ो. 11 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नोड वोल्टेज? उसको V चाहिए, V ये है उसका वोल्टेज, ये, राइट. एक मिनट, यस. सर्क्यूट यहाँ पे देखिए, सर्क्यूट यहाँ पे है, ये 2 एम्पियर्स है, ये 8 एम्पियर्स है, तो इसमें कितना जाएगा? ठीक है, मैं सर्क्यूट को फिर रीड्रा करता हूँ. यहाँ पे सर्क्यूट को अच्छा से मैं यहाँ पे रीड्रा करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 11, यस, यहाँ पे 2 एम्पियर्स है, ये 2 एम्पियर्स है, यस, ये 2 एम्पियर्स है, और ये वाला जो रेसिस्टेंस है ये 10 ओम है, ये वाला वोल्टेज V बोल रहा है उसने, और ये है 8 एम्पियर्स है. तो ये V कितना पूछ रहा है? ये बोल रहा है V इज डैश वोल्ट्स. ये 8 है, ये 2 है, तो ये कितना होगा? ये 6 एम्पियर्स हो जाएगा ना. KCL 8 आ रहा है, उसमें 2 जा रहा है, तो बाकी 6 इसमें जाएगा. अगर ऐसा जा रहा है, आपको पता है करंट जहाँ पे एंटर करता है उसे प्लस लेते हैं, कहाँ, यहाँ जहाँ लीव करता है वहाँ पे माइनस लेते हैं. करंट एंटरिंग टर्मिनल इज टेकन एज पॉजिटिव, राइट. देखिए, तो V इज इक्वल टू कितना होगा? V माइनस है, क्यों? करंट यहाँ पे एंटर कर रही है. 10 इंटू 6 माइनस 60 वोल्ट्स है, वोल्टेज इज माइनस 60. अगर आप ध्यान से देखने से कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ये सही है. देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ये माइनस 60 उसने दे रखा है, राइट. नेक्स्ट, द फॉर्म फैक्टर ऑफ स्क्वेयर वेव इज. स्क्वेयर वेव के लिए फॉर्म फैक्टर 1 रहता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है. स्क्वेयर वेव, साइन वेव के लिए फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है, स्क्वेयर वेव के लिए डायरेक्टली 1 होता है. मैंने बोला कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट है. सर आप पूछ सकते हैं मुझसे, सर फॉर्म फैक्टर होता क्या है? पहले मैं यहाँ पे लिखेगा, यस, फॉर्म फैक्टर, क्वेश्चन नंबर 12, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू फॉर्म फैक्टर FF इज इक्वल टू, यस, RMS वैल्यू बाई, यस, इट मे बी वोल्टेज और करंट, RMS वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू. दैट इज स्क्वायर वेव के लिए RMS वैल्यू और VRMS, सपोज आई टेक वोल्टेज एंड V एवरेज दोनों सेम है, देयरफॉर आपको 1 आ जाएगा, राइट. स्क्वायर वेव के लिए 1 है, साइन वेव के लिए 1.1 है, याद रखना. आप बोल रहा है 13th क्वेश्चन, ए 25 वॉट रेसिस्टेंस. ये क्या है सर? रेसिस्टेंस का तो ओम्स होना चाहिए ना. 25 वॉट क्या है? वॉट इज नथिंग बट I² इंटू R ना, और V² बाई R. तो उसमें से हम रेसिस्टेंस लेके आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उसमें से हम रेसिस्टेंस लेके आ सकते हैं. लेकिन सर कौन सा वोल्टेज यूज़ करना रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए? वी मस्ट यूज़ RMS वैल्यू, और करंट भी यूज़ कर सकते हैं, RMS वैल्यू यूज़ करना. वो बोल रहा है ए 25 वॉट रेसिस्टेंस हैज़ a voltage of 150 sin 370, the corresponding current through it is, वो बोल रहा है 25 watt resistance है. Yes, the resistance is how much? 25 watts. Yes. Question number 13. Yes, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. Yes, 25 watt resistance है, ठीक है. वोल्टेज कितना दिया उसने? वोल्टेज इज, चलिए फिर ऊपर जाते हैं. आई थिंक इट इज 150 sin 370, 150 sin 370. तो ये Vm है ना, so this is your maximum voltage Vm. Now power in the resistance is V square 150, V RMS square 150 whole square by, yes, R.
that is equal to 25. Now from that R is equal to 150 into 150 divided by 2 into 25. 2 into 25 will be 50. 53 cities resistance कितना हो रहा है 1500 ohms. The resistance is how much? 1500 ohms. Resistance is 1500 ohms. Now वो corresponding current कितना पूछ रहा है, तो corresponding current कितना होगा वो पूछ रहा है. तो करंट क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस है ना. करंट इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस. एक मिनट, हमने कैलकुलेशन सही किया है. यस, वी पावर इज वी स्क्वायर बाई आर. वी कितना 150 बाई रूट टू. क्यों 150 इज मैक्सिमम वैल्यू, बाई रूट टू लेने से आर में से आएगा. पावर एक रेसिस्टेंस का पावर फॉर ए साइनसॉइडल वेवफॉर्म ऑलवेज आरएमएस वैल्यू के वजह से ही होगा. ठीक है, तो आर ये 25 है, सो 150 बाई रूट टू होल स्क्वायर. 150 इंटू 150 बाई 2 25 1500 ओम्स है. 150 इंटू 3 नो 150 इंटू 3 इज नॉट 1500. यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन गलती की है. यस, 150 इंटू 3 इज 450. यस, 300 प्लस 150 इट इज 450 है. यह मैंने कैलकुलेशन गलती किया है. तो करंट कितना होगा, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस है बस. तो क्या होगा 150 डिवाइडेड बाई 450 इंटू साइन 377t. तो ये कितना होगा 3 टाइम्स 0.33 साइन 377t होगा. 0.33 साइन 377t होगा. यस, 0.3. यस, ऑप्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी तो आंसर तो वही है. यस, ऑप्शंस में नहीं है. maybe it may be a typing mistake somewhere, right? ये वैल्यू और somewhere it is a typing mistake, but 377t ही होगा. ये गलत है. 314 फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, ये भी गलत है. ऑप्शन ए और बी. यस, आपका रेजिस्टेंस कितना है 450 ओम्स. 150 डिवाइड बाई 450 विल बी 3 टाइम्स ना, तो 1/3, राइट. ऑप्शन में नहीं है, नो प्रॉब्लम. ठीक है, बट आंसर तो वही है. फॉर द गिवन डेटा आवर आंसर इज परफेक्टली करेक्ट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. An RL series circuit has an impedance of 10 plus J10, then the power factor angle of the circuit is. वो क्या बोल रहा है, उसके पास एक RL सर्क्यूट है. मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रा करेगा. 15 है. यस, क्वेश्चन नंबर 15 है. उसके पास एक RL सर्क्यूट है, इसका 10 है, इसका J10 है. उसने Z दिया है, Z इज इक्वल टू R प्लस जे एक्सएल, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस J10 है. 10 प्लस J10 है. तो पावर फैक्टर दैट इज इक्वल टू cos फाई इज इक्वल टू R बाई Z. R 10 है, Z इज रूट ऑफ R स्क्वायर. 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर है, सो 10 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2 इंटू 10 स्क्वायर है. तो आपके पास बचेगा 1/√2, नथिंग बट 0.707. लैगिंग होगा क्योंकि इंडक्टर से लैगिंग डिवाइस है. आपको आप सब लोगों को पता है, इंडक्टर से लैगिंग डिवाइस, कैपेसिटी से लीडिंग डिवाइस, राइट. चलिए ऑप्शंस देखते हैं. उसका ऊपर वाला क्वेश्चन का ऑप्शंस या डेटा में कुछ गलत है, इसलिए आप हमको जो आंसर आया वो सही है, राइट. यस, 15. यस, ऑप्शंस आर देयर इन द नेक्स्ट पेज इट सीम्स. यस, जा रहे हैं नेक्स्ट पेज में. यस, नहीं 15 ऑप्शंस. ठीक है, ऑप्शंस आर नॉट विजिबल टू अस. यस, नो, ये 14 है, सॉरी 15 हमने सॉल्व नहीं किया है, 14 सॉल्व किया है हमने. 14 का ऑप्शन क्या है 45 इज पावर फैक्टर एंगल पूछा है. ओके, एंगल पूछ रहा है हमको. पावर फैक्टर कितना आया, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं. हमको पावर फैक्टर आया 1/√2 लैग. ठीक है, पावर फैक्टर क्या है cos फाई इज इक्वल टू 1/√2. मतलब ये एंगल कितना होगा, cos फाई 1/√2 है, तो फाई होगा 45 डिग्रीज. आपका फाई होगा 45 डिग्रीज, राइट. फाई होगा 45 डिग्रीज, राइट. 45 डिग्रीज लैगिंग होगा. करंट विल बी इन लैगिंग, राइट. सो 45 डिग्रीज लैगिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने 15 नहीं सॉल्व किया, 14 सॉल्व किया है. यहाँ पे नंबर मैंने लगाया ना, ये 14 है, इट्स नॉट 15, ये 14 है. ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं. 15 पढ़ते हैं. क्या बोल रहा है उसने. Two resistors are connected in series across an 18 volt supply, okay, and a current of 5 amperes flows. If one of the resistor has a value of 2.4 ohms, then the
अदर रेसिस्टर वैल्यू विल बी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन। वो बोल रहा है देयर आर टू रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस, कितना वोल्टेज है, 18 वोल्ट्स हैं, ठीक है, इसमें यहां से करंट 5 एम्पियर आ रहा है। वो बोल रहा है एक का रेसिस्टेंस है 2.4 ओम्स, तो दूसरा रेसिस्टेंस कितना होगा वो पूछ रहा है, दूसरा रेसिस्टेंस कितना होगा, बस वही है। देयर आर टू रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सॉरी सीरीज में है, पैरेलल में नहीं है, सीरीज में है। मैं दोबारा ड्रॉ करेगा, रेसिस्टेंस R1 इज 2.4 है, ये वाला रेसिस्टेंस हमको नहीं पता, ये R2 लिखते हैं। ये वाला वोल्टेज जो है वो 18 वोल्ट्स है। यस, यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो 5 एम्पियर्स है, यहाँ से जो करंट आ रहा है वो 5 एम्पियर्स है। तो क्या होगा, R2 प्लस 2.5 सर 2.4, टोटल रेजिस्टेंस इज R2 प्लस 2.4, वोल्टेज कितना 18 है, इक्वल टू 5 है, बस इक्वल टू 5 है। या मैंने क्या लिखा, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस। देखिए 18 इज इक्वल टू 5R2 प्लस 5 इंटू 2.4, 5 2 10, 5 4 2, राइट 20, बट इट इज 2.4 इंटू 5, 10 प्लस ये 12 हो जाएगा। तो 5R2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा आपको, R2 इज इक्वल टू 6/5, आपको मिलेगा 1.2 ओम्स। R2 कितना होगा भाई, 1.2 ओम्स, राइट। चलिए ऑप्शंस में देखते हैं है कि नहीं, ऑप्शंस में है, यस, इन द ऑप्शंस इट इज प्रेजेंट, विच ऑप्शन, ऑप्शन इज सी फॉर चेन्नई, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो, फाइंड द इक्विवेलेंट थेवेनिन्स रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी इन द सर्किट शोन बिलो, ऑल रेजिस्टेंसेस आर इन ओम्स। यस, यहाँ पे ये 10 है, मैंने सर्किट को रीड्रा करेगा, 16 को यहाँ पे मैं रीड्रा करता हूँ ताकि आपको अच्छा से दिखे, राइट। मैंने क्वेश्चन नंबर 16 का डायग्राम को रीड्रा कर रहा हूँ। ये 10 है, यस, ये 15 है, ये टर्मिनल ये है, ए और बी के बीच में कुछ रेजिस्टेंस है, ये 5 है, ये बी है, ये 6 है, ये 8 है, राइट। तो ये है एक वोल्टेज सोर्स, लेकिन थेवेनिन्स इक्विवेलेंट जब आप फाइंड आउट करना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दो और ये बी के बीच में उसको चाहिए, ये बी के बीच में जो है उसको निकाल दो। कैसे फाइंड आउट करते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, जहां पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो टर्मिनल्स के पास रेजिस्टेंस थेवेनिन्स इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, वो रेजिस्टेंस को निकाल के बाहर रख दो और वहां पे जाके खड़े हो जाओ और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करो, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करो, राइट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करो। मैं इसका अभी डायग्राम फिर से लिखता हूँ, ये ए भी निकाल दो, ये 10 ओम है, ये कितना 15 ओम है, राइट, ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है, क्योंकि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम ओपन सर्किट, जब थेवेनिन्स हम फाइंड आउट करते हैं उसको ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं, थेवेनिन्स वोल्टेज को, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है। तो मैंने यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट सर्किट ए और बी के बीच में, ये मेरा टर्मिनल ये है, ये मेरा टर्मिनल बी है, ठीक है। अगर ये दिस टर्मिनल इज बी, दिस टर्मिनल इज बी, ये वाला टर्मिनल सी है, तो ये पूरा शॉर्ट है ना, ये भी तो सी होगा ना, ये टू सी 10 ओम है, ये टू सी, ये सी है 10 ओम है, ठीक है, ठीक है। बी टू सी कितना है, बी टू सी भी कितना है 15 ओम है, ये भी तो सी है, दिस इज ऑल्सो सी, ठीक है। फिर ए टू सी 10 ओम है, ए टू सी 6 ओम्स है, ए टू सी कितना 6 ओम्स है। देखिए ध्यान से देखिए, ए टू सी 10 ओम है, ए टू सी 6 ओम्स है, बी टू सी 15 ओम है, बी टू सी 8 ओम्स है, 8 ओम्स है। तो ये आर ए बी होगा, आर ए बी इज इक्वल टू 10 इन पैरेलल विथ 6 प्लस 15 इन पैरेलल विथ 8 होगा। ये दोनों का पैरेलल लगाओ, दोनों सीरीज में है, ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा सर, कैलकुलेशन पार्ट में आपको लीव करेगा, बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। आर ए बी इज इक्वल टू 10 इंटू 6 बाई 10 प्लस 6 16 होगा, प्लस 15 इंटू 8 बाई 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 कितना होता 23, राइट। तो आर ए बी इज इक्वल टू 60 बाई 16, यस 80
प्लस 40, 120 डिवाइडेड बाई 23, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए वो सॉल्व करो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, दैट इज वेरी सिंपल थिंग सॉल्विंग इट, राइट। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट चाहिए, जहाँ पे आप खड़े हो रहे हो उसको निकाल दो, जहाँ जो टर्मिनल से फाइंड करना है उसको निकाल दो, और वहाँ पे जाके आप खड़े हो जाओ और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करो, अगर करंट सोर्स है उसको ओपन सर्किट कर दो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है उसने, क्वेश्चन नंबर 17 में वो बोल रहा है, यस, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 17 केयरफुली, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट विल बी मैक्सिमम इन द बिलो सर्क्यूट, द सोर्स वोल्टेज इज 10 वोल्ट्स। वो बोल रहा है फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी एट विच करंट इज मैक्सिमम। अगर आपको आप देखने से ये सर्क्यूट कौन सा सर्क्यूट है, ये सीरीज आरएलसी है। सीरीज आरएलसी में करंट कब मैक्सिमम होगा सर, सीरीज आरएलसी में रेजोनेंस के टाइम पे करंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। आपका सर्क्यूट रेजोनेंस पे है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फार्मूला एफ आर, उसने ओमेगा पूछा है, एफ नहीं ओमेगा पूछा है, ओमेगा आर इज इक्वल टू सिंपली 1/√LC है, 1/√L कितना है भाई 4 माइक्रो हेनरी, C कितना है 0.1 माइक्रो फैरेड, राइट। तो माइक्रो कितना 10⁻⁻12 होता, 10⁻⁻12 अंडर रूट विल गिव 10⁻6 बाहर आ जाएगा, ऊपर गया तो 10⁻6 हो जाएगा, राइट। ये अंडर रूट ऑफ 0.4 है, इसको सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली। ओमेगा इक्वल टू 1/√L इंटू सी, दैट्स ऑल। सब्स्टिट्यूट करने से आ जाता, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लोड इन द सर्क्यूट इज, फिर और एक क्वेश्चन दिया है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में, यस। मैंने बोला था ना मैक्सिमम पावर 18th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, मैक्सिमम पावर दैट इज गिवन टू P max to the load, P max to the load is equal to VTH whole square by 4 times of RTH। सर RTH कितना है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप खड़े हो जाओ, उसको निकाल दो, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दो, 3 इन पैरेलल विद 6 कितना होता, 2 है, 2 + 1 3 ओम्स है, ये 3 ओम्स है। सर थेवेनिन्स वोल्टेज कितना होता, यस सर, सी VTH कितना होगा, अगर आप RL को निकालने से ना, अगर आप यहाँ पे खड़े होते हो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम ही हो जाएगा, 9 × 6 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 चला गया 6 वोल्ट हो जाएगा, मैंने खाली वोल्टेज डिवीजन लगाया। सी दिस वोल्टेज बोथ आर सेम, अगर आप ये RL को निकालते हो, सर क्यों निकालना, थेवेनिन्स जब फाइंड आउट करते हो तो टारगेटेड टर्मिनल्स को ओपन सर्किट करना पड़ता, अगर आप नॉर्टन्स लगा रहे हो सो टारगेटेड टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट करना पड़ता, राइट। नाउ कम हियर, P max to the load is VTH 6 square by 4 times of RTH कितना है 3 है, 6 × 6 36 by yes 12 है, 12 3 yes it is 3 watts, answer is how much 3 watts, option ये directly very simple, it is 3 watts है, right। क्वेश्चन नंबर 19 पे जाते हैं, 19 में क्या पूछा है उसने, for the circuit shown in the adjoining figure the voltage VAB is, वो VAB पूछा है, बस ये वोल्टेज उसने VAB पूछ रहा है, हम VBA फाइंड आउट करेंगे, VBA will be minus of VAB, right, VBA will be minus of VAB, मैं VBA फाइंड आउट करेगा, मैंने यहाँ पे V लिखता हूँ, VBA लिखता हूँ, मैं इसे खाली मैं KCL लिखता हूँ, KCL, राइट, नहीं तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, अपना कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। KCL लगाते हैं, VBA by 5 प्लस VBA minus 10 by 5 प्लस VBA प्लस 50 by 10 इक्वल टू 0, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखेगा वही इक्वेशन को दोबारा, यस, जो इक्वेशन मैंने लिखा है, खाली KCL लिखा, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, ये वाला करंट कितना होता, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये वाला करंट कितना होता, वोल्टेज डिफरेंस, VBA minus 10 डिवाइड बाई 5, ये वाला वोल्टेज करंट कितना होता है VBA प्लस 50, क्यों, यहाँ पे माइनस टर्मिनल है, छोटा सा टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ VBA by 5 प्लस VBA by 5 माइनस 10 by 5 is 2 प्लस VBA by 10 yes प्लस 5 is equal to 0, 50 by 10 is 5, 50 by 10 is 5,
तो ये क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो ये 2VBA/5 हो जाता 3, सॉरी I'll write this way, 2VBA/5, मैं लिख रहा हूँ 2VBA/5 माइनस 2 प्लस VBA/10 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको ना मैं 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये होगा 4VBA/10 प्लस VBA/10 इज इक्वल टू 2 उस तरफ जाएगा, 5 उस तरफ जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये होगा -3, राइट। सो 5VBA/10 इज इक्वल टू -3, 5 2s गया तो VBA हमको कितना आया, -6 वोल्ट्स आया। तो VAB कितना होगा, VAB इज माइनस ऑफ VBA, तो होगा ये +6 वोल्ट्स हो जाएगा। आंसर इज +6 वोल्ट्स, राइट। तो ऑप्शन ये है, डायरेक्टली ऑप्शन ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सोर्स इंपेडेंस इज कॉम्प्लेक्स देन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज Z लोड इज इक्वल टू ZS कॉन्जुगेट। रिमेंबर करना, अगर आपका सर्क्यूट AC सर्क्यूट है, अगर आपका सोर्स इंपेडेंस कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मीन्स इट इज हैविंग बोथ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, राइट। मतलब रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस और कैपेसिटी व्हाट एवर इट इज। तो लोड इंपेडेंस कितना होगा, लोड इंपेडेंस मस्ट बी conjugate of the source impedance, ZL must be equal to ZS conjugate। अगर ये DC है तो RL is equal to RS, load resistance must be equal to source resistance, right। नेक्स्ट, ये मैंने बोला था ना कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट ऑप्शंस के होते हैं, राइट। यस, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, ए कॉइल हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohms, okay, and inductance of 0.1 Henry is connected in series with a capacitor of capacitance 50 microfarad. A constant alternating voltage of 200 volts is applied to the circuit. The voltage across the coil at resonance is, at resonance, yes, resonance के ऊपर और एक क्वेश्चन दिया है उसने। See, voltage across the inductor at resonance is equal to voltage across the capacitor, that is equal to I into XL, that is equal to I into XC। क्योंकि रेजोनेंस पे XL is equal to XC हो जाता तभी आपका रेजोनेंस आएगा। तो I कैसे आएगा सर, I is equal to, यस, उसने कुछ फ्रीक्वेंसी मेंशन किया है, यस, उसने फ्रीक्वेंसी तो मेंशन नहीं किया है, फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं किया है, ठीक है। ए कॉइल हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohms एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.1 हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए कैपेसिटर, ओके, ठीक है। हम सर्किट को ड्रॉ करके ट्राई करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 21, उसने RLC दिया है, यहाँ पे उसने यस एक AC वोल्टेज है 200 वोल्ट्स, उसने RMS वैल्यू दिया है, ये कितना दिया है उसने, यस, रेजिस्टेंस कितना दिया उसने 5.150, यस, इसका वैल्यू है 5 ohms है, ये 0.1 हेनरी है, ये 50 माइक्रोफैरड है। एट रेजोनेंस these two will behave like a short circuit, these two will behave like a short circuit। तो करंट कितना होगा 200 डिवाइडेड बाई 5, यस, 200 डिवाइडेड बाई 5 40 एम्पियर्स होगा, 40 एम्पियर्स होगा, राइट। 200 डिवाइडेड बाई 5 इज 40 एम्पियर्स होगा। तो पूरा की पूरा इनपुट वोल्टेज इसके ऊपर ड्रॉप हो रहा, इसके यहाँ पे ड्रॉप हो रहा, दैट इज 200 वोल्ट्स। ये जो वोल्टेज है ना, ये जो वोल्टेज है ना, दिस वोल्टेज VL, दिस वोल्टेज VC, दोनों इक्वल होगा, VL इज इक्वल टू VC, VL is equal to VC, or see I can say VL is Q times, yeah, see, or see simply I can say like this, VL is yes I into XL, I into XL, VC is I into XC। हमको ना उसने XL दिया है ना, XL is equal to क्या है, yes I into 2 pi FL है, ये I into 1 by XC is 1 by omega C, XC is 1 by 2 pi FC है। उसने F नहीं दिया है, शायद इसमें डेटा मिसिंग है, शायद इसमें डेटा मिसिंग है, राइट। फ्रीक्वेंसी के बारे में इसने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, ठीक है, यस। और सी VL is Q times of V, Q times of V, where Q is the quality factor. Quality factor is for an RL circuit it is omega L by R, for an RC circuit it is yeah, quality factor will be omega L by R
for an RL circuit. For an RC circuit, it is going to be 1 by omega RC, like that. Yes, from that we can get it. तो इसको 21 को हम क्यों फाइंड आउट करेंगे, क्यों फाइंड आउट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, वो बहुत आसान क्वेश्चन है। हम क्वालिटी फैक्टर यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, या ये सर्किट रेजोनेंस पे है ना, अगर सर्किट रेजोनेंस पे है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा ना, यही सर्किट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे है। तो हमको एक्सएल चाहिए, एक्सएल इज नथिंग बट ओमेगा एल। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बताया था ना। आई हमको कितना है, आई वी गॉट इट एज, ये देखिए यहाँ पे है सर्किट, यहाँ पे है सर्किट, यहाँ पे आ जाइए। तो करंट हमको 40 एम्पियर्स आया, यस 200 डिवाइड बाई 5 40 एम्पियर्स आया। मुझे वीएल चाहिए, वीएल and VC both are same, is I into XL. XL is nothing but omega L. सर ओमेगा क्या है, सर्किट रेजोनेंस पे है ना, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, ओमेगा आर इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी, 1 बाई रूट एल सी। उसने L दिया है, C दिया है, यहाँ पे लगाओ, I हमको 40 आया हुआ है, L उसने दे दिया है, तो आपको VL आ जाएगा, VL आ गया तो VC भी आ गया, राइट। तो सर्किट रेजोनेंट पे है, मतलब इट इज वर्किंग एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा आर का फार्मूला क्या है, 1 बाई रूट एल सी, लगाओ आ जाता, राइट। वो कैलकुलेट कर लो आपको बस खाली कैलकुलेशन पार्ट मैंने आपको छोड़ दिया है ये वाला क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, उसमें कुछ और क्वेश्चंस बाकी है। यस या द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लोड इन द सर्किट शोन इज, यस उसने हमने वो हमने डिस्कस कर लिया है, यस वो वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। यस यहाँ पे जस्ट ए मिनट, द फ्रीक्वेंसी एट विच मैक्सिमम, देयर इज वन मोर स्लाइड विच इज मिसिंग इट सीम्स हियर। एक मिनट, स्लाइड को देखते हैं। यस कहाँ गया वो स्लाइड, यहीं पे है, यही है सॉरी, यहीं पे है, हाँ। तो ये वाला आंसर आपको आ जाएगा 21 क्या है, 21 का सॉल्यूशन मैं फिर भी यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से। करंट हमको 40 आया, VL इज इक्वल टू VC, मैग्नीट्यूड इक्वल है रेजोनेंस पे, दैट इज I इंटू ओमेगा R 1 बाई रूट एल सी इंटू यस I इंटू ओमेगा L हो जाएगा, राइट। ये सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो, आपको आंसर आ जाएगा। 22 को देखो, द वोल्टेज अक्रॉस 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटी इज 10 वोल्ट्स फॉर t लेस देन 0 एट t इज इक्वल टू 0। ये 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर टर्मिनल्स। टाइम कांस्टेंट इज, ये एक ही लाइनर है, टाउ इज इक्वल टू RC फॉर एन RC सर्किट। फॉर एन RL सर्किट इट इज L बाई R कितना है, 1 मेगा है, यस 1 मेगा इंटू 1 माइक्रो, दिस इज 1 सेकेंड है। How much it is, 1 second है, right, 1 second है। Next 23, solve the given network for the 3 currents I1, I2 and I3। वो बोल रहा है I1, I2, I3 सॉल्व करो, राइट। मैंने सर्किट को यहाँ पे रीड्रा कर रहा हूँ, 23 यहाँ पे रीड्रा कर रहा हूँ। ये 5 ओम है, ये 20 वोल्ट्स है, 5 ओम है, ये 20 वोल्ट्स है, ये 10 ओम है, ठीक है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये प्लस माइनस 8 है, ये प्लस माइनस 8 है, ठीक है। तो ये हुआ I1, ये हुआ I2, ये I3 है, बीच वाला I3 है, ये I2 है, बीच में जो करंट है वो यहाँ पे V, पहले V फाइंड आउट करो। V कैसे फाइंड आउट करेगा सर, इसके पहले हमने ये VAB फाइंड आउट किया है, हमको माइनस कुछ वोल्टेज आया हुआ है, ठीक है, मुझे याद नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाएगा कितना वोल्टेज आया हुआ है। हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, राइट, यहाँ पे कहीं पे हमने वो वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया है, यस यही है VBA। हमको VBA आया, उसके बाद VAB मैंने फाइंड किया, हमको 6 वोल्ट्स आया। सेम KCL लिखो, यहाँ पे भी KCL लिखो। कैसे सर, KCL कैसे लिखना है सर, सर्किट यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 23। तो V/10 होगा प्लस V माइनस 20/5 होगा प्लस V माइनस 8/2 होगा इक्वल टू 0। तो V/10 ये होगा 2V/10 होगा, सो 3V/10 होगा प्लस V/2 5V/10 होगा, ये 5V/10 होगा इज इक्वल टू 20/5 4 प्लस 4 ये होगा 8। तो ये 8V/10 इज इक्वल टू 8 चला गया, तो V इक्वल टू 10 वोल्ट्स होगा।
बताइए करंट I1 ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, करंट I1 इज इक्वल टू, ये ज्यादा है इसलिए I1 इज माइनस होगा, माइनस I1 ऐसा जाएगा, क्यों सर ये ज्यादा वोल्टेज है ये कम है तो करंट ऐसा जाएगा इसलिए माइनस हो जाएगा। I1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20 माइनस 10/5, हाउ मच इट इज 10 माइनस 2 एम्पियर्स होगा, I1 इज माइनस 2 एम्पियर्स। सो I3 होगा माइनस 1 एम्पियर, क्योंकि उसने डायरेक्शन या प्लस 1 एम्पियर ओनली, I3 इज प्लस 1 क्योंकि नीचे ही जाएगा क्योंकि ये वोल्टेज 10 है, राइट। सो I2 फाइंड आउट करेंगे, I2 इज इक्वल टू 10 माइनस 8/2, ये 2 एम्पियर्स हो जाएगा, -2 1 + 2, -2 1 + 2 विल बी द आंसर, -2 1 + 2, -2 1 + 2, यस। शायद हमने ये I2 है, ये I3 है, उसको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको वोल्टेज आया 10, I3 तो 1 होना चाहिए, I3 1, I2 तो यस 10, ये I3 भी 1 है, I2 भी 1 है, सॉरी मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन गलत किया है क्योंकि यस 10 माइनस 8 2/2, ये तो 1 ही है, 2 नहीं है 2 है, तो -2 1 1, -2 1 1 सही है, -2 1 1, राइट। कैलकुलेशन मैंने गलत किया है, यस -2 1 1, ऑप्शन बी है, बी फॉर बॉम्बे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Which parameter is a measure of the energy storage property? Yes, Li square in relation to the energy dissipation I square R of a coil circuit. Quality factor Q is equal to energy that is stored by energy dissipated. Energy dissipated. Quality factor is the ratio of energy stored by energy dissipated over a cycle, or a full cycle, right? That is a quality factor definition. Quality factor 24 is option E है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, क्या बोल रहा है उसने। Two batteries A and B are having EMFs 12 volts and 8 volts respectively, and internal resistances of 2 ohms and 1 ohm respectively are connected in parallel across 10 ohm resistance. ओके वो बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस है, कितना है 2 ओम, और एक बैटरी है, ये 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट बैटरी है, और 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, ये 1 है, ये 8 है, ये 1 है, ये 8 है। दिस इज कनेक्टेड इन अक्रॉस 10 ओम, ये 10 ओम को अक्रॉस कनेक्ट किया है। द करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी, इसमें करंट पूछ रहा है उसने, मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रा किया है, ये सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, देखिएगा, यस सब लोग ध्यान से देखिएगा, यस ये 1 ओम है तो इसमें करंट चाहिए, सेम V समझो, KCL लिखो, V - 12/2 प्लस V - 8/1 प्लस V/10 इज इक्वल टू 0, राइट। अगर V आ गया, I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू V/10, यहाँ से V फाइंड आउट करो बस, V/2 प्लस V/10, V/10 इज 0.1, V/2 इज 0.5, 0.1 प्लस 0.5 0.6, 0.6 प्लस V 1.6 V is equal to 6 plus 8, that is 14. Yes, that implies V is equal to 14 divided by 1.6. तो I is equal to 14 divided by 1.6 by 10. इसको सॉल्व करो, आपको करंट आ जाएगा, 14 divided by 1.6 into 10. Simply 14, I is equal to 14 divided by 16, 14 divided by 16, 2 7s, 2 8s. So 0.8 change you get, 0.8 change you get, right? Option is D for Delhi, right? Next, for a RC circuit to achieve a time constant of 2 seconds, the value of the resistance to be connected in series with a 4 microfarad capacitor is very simple. Tau is equal to R into C. Tau is कितना चाहिए उसको, 2 चाहिए, R पता नहीं, C कितना 4 माइक्रो है, तो ये माइक्रो तो जाना ही है, ठीक है। ये R तो R इज इक्वल टू 1/2 मेगा ओम होना चाहिए, 1/2 मेगा ओम, दैट इज 1/2 मेगा ओम, नथिंग बट 1/2 मेगा ओम कैसे लिखते हैं सर, R मस्ट बी 0.5 मेगा मीन्स 10 to the power of 6, ये 500 किलो ओम हो जाएगा, 500 किलो ओम हो जाएगा, राइट, 500 किलो ओम हो जाएगा, राइट। 26B, right, 27. Which law states that the magnetic flux density at a point due to a current element is normal to the plane containing the element and the line joining the element and the point is Biot-Savart's law. Yes, this is nothing but Biot-Savart's law.
direct statement, there is no explanation in that direct statement. It is theorems and statements, laws, KVL, KCL, okay, Faraday's laws and theorems, network theorems, all these are direct statements, right? Next, if the inductance and capacitance of a system are 1 Henry and 0.01 microfarad respectively, and the instantaneous value of the current interrupted is 10 amperes, the voltage across the breaker, this is from circuit breakers, this is from circuit breakers, this is not from network analysis, this is not from network analysis, this is from circuit breakers, please, circuit breakers, from the concept of circuit breakers. Chaliye, let's go to question number 30. What he is saying? Yes, he is saying that in a network of linear resistances containing more than one source EMF, and the current which flows at any point is the sum of all the currents which would flow at the point if each source was considered separately and all other sources replaced for the time being by resistances equal to their internal resistance. The statement of superposition theorem. Yes, अगर आप ये देखते हो कि containing all linear resistances, source EMF, yes, some, okay, all considered separately, see, sum of the total response is equal to sum of all the individual responses is the complete meaning of that big sentence. That is a statement of superposition theorem, as I told you, superposition theorem statement, right? Yes or not? Yes. चलिए next question पे जाते हैं. Next question पे जाते हैं. A conductor from which tappings are taken for supplying the consumer is called as, वो service main हो जाएगा. That is service main, right? That is also not from network analysis, but that is a very simple question, service main, right? Next, according to KVL, the algebraic sum of all the IR drops and EMFs in a closed path, closed loop of a network is always 0. KVL, what KVL says? KVL says that, yes, मैं यहाँ पे लिखेगा 32. KVL says sum of all voltages, sum of all voltages, those may be voltage drops or EMFs, those may be voltage drops or EMFs, क्या होगा? Voltages in a closed path, in a closed path must be equal to 0. Sum of all the voltages in a closed path must be equal to 0. Next, it is desirable that voltage regulation of a transmission line should be as low as possible, right? As low as possible, right? That is also not from network analysis, but still that is a simple question from power system transmission line. That's why I discussed. For a transfer of maximum power, the relation between the load resistance RL and the internal resistance RI will be, yes, for maximum power transfer 34, load resistance must be equal to internal resistance of the source. Directly option D, it is option D. Let's go to 35. During resonance in a series RLC circuits, the impedance is equal to resistance. Yes, as I told you, yes, RLC. I told you just previously. इससे पहले मैंने आपको बताया. See, this inductance and capacitance will behave as short circuited resonance. Therefore, it is resistance. Which of the following is true for parallel resonance in AC circuits? Parallel resonance के बारे में पूछ रहा है वो. Parallel resonance in AC circuits. For parallel resonance, see, in series resonance, voltage is, in series resonance, current is maximum. In series resonance, current is maximum. In parallel resonance, see, I will tell you, whatever may be the resonance, power factor is unity. Whatever may be the resonance, power factor is unity. In series resonance, current in the circuit is maximum, voltage across inductor and capacitor is maximum. In parallel resonance, current through the resistor is maximum. Why? Because that inductor and capacitor both will behave as open circuit. Current through the resistance is maximum and power factor is unity, right? Current is maximum and power factor is unity. Current is maximum, yes, or yes, current is maximum and power factor is unity. Current is maximum. आप लोगों को कंफ्यूजन लगता है क्या सर सीरीज सर्किट में भी करंट मैक्सिमम है? यस, सीरीज सर्किट में करंट सेम है, रेजोनेंस के टाइम पे करंट मैक्सिमम रहता. पैरेलल सर्किट में रेसिस्टर के थ्रू जाने वाला करंट मैक्सिमम हो जाता, राइट? पावर फैक्टर तो दोनों का यूनिटी होगा, राइट? इन एसी सोर्स सप्लाइज लोड दैट इज 10 किलोवाट, ओके, 15 kVAr and 22 kVAr. The apparent power is, in an AC source supplies a load that is 10 kilowatt resistive, 15 kilowatt capacitive, 22 kVAr inductive, then the apparent power is. So ये डायरेक्ट फार्मूला है. दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को नेटवर्क से सॉल्व कर सकते हैं और पावर सिस्टम भी सॉल्व कर सकते हैं. S is equal to P plus J
QL minus QC, where QL is inductive, QC is capacitive, P is 15 किलोवाट है प्लस J 22 minus 15 है. 22 minus 15 कितना होता? Yes, I think it is also 7. It is 7. Okay, 15 plus 7. Yeah, 15 plus 7. He is asking about the magnitude. Magnitude of S is equal to root of 15 square plus 7 square करना, बस आपको आ जाता आंसर. राइट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. राइट, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. The voltage and current in an AC circuit is 230 at an angle 45 and 100 at an angle 30 degrees. Voltage is having an angle of 45, current is having 30 degrees. The circuit will be, you see, this is a reference, this is the voltage at an angle of 45 and this is the current which is there at an angle of 30 degrees. This is current. Current voltage के वोल्टेज से लैग कर रहा है, तो लैगिंग कौन सा सर्किट में होगा? इंडक्टिव सर्किट में होगा. लीडिंग कौन सा सर्किट में होगा? कैपेसिटिव सर्किट में होगा. राइट, सो ये इंडक्टिव सर्किट होगा. 38 है. इन ए सिंगल फेज RL सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर इज 50 वोल्ट्स एंड अक्रॉस द इंडक्टर इज 120 वोल्ट्स. द सप्लाई वोल्टेज विल बी. ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है. ये बोल रहा है कि 50 एंड 120 फेजर डायग्राम्स, सब लोगों को फेजर डायग्राम्स आना चाहिए. ये रेफरेंस है. ये करंट आप सीरीज है ना, करंट ले सकते हो. ये आपका वोल्टेज VR है, वो कितना दिया उसने? 50 वोल्ट्स है. वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड्स बाय 90, ये 120 वोल्ट्स है. तो रिजल्टेंट वोल्टेज कितना होता? ये होगा रिजल्टेंट वोल्टेज V इज इक्वल टू रूट ऑफ VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 50 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर. इसको सॉल्व करो, आपको आंसर आ जाएगा. 50 square is 2500, 120 square is you can get it directly. Okay, you can get it very simply. So that the calculation part I am leaving it to you. Calculation part I am leaving it to you. Right, root of 50 square plus root of 120 square मैं कर सकता हूँ, लेकिन you can do that calculation, simple calculation. Right, 40, question number 40. The power measurement by 2 wattmeter method of a 3-phase AC circuit. If 1 wattmeter measures the total power and the other wattmeter indicates 0 reading, then the power factor of the circuit is, this is also direct question, power factor will be 0.5. Power factor will be 0.5. Yes, from measurements you can do that question, but there is a table to remember. When one of the wattmeter is giving a reading of completely 0, then what will be the power factor? Yes, what will be the power factor, right? That is 0.5. it is simply. Which of the following is true for delta connected circuits in a 3-phase system? In delta connected, line current is root 3 times of phase current. Line voltage and phase voltage both are same. Now what is saying? Line currents and phase currents are same? No. Line voltages are, no, line voltage, phase voltage both are same. Line currents are 1.4 and 4. No, it is root 3 times means 1.732 times. 1.732 times, right? Line voltage and phase voltage are same. Yes, option D is correct. Option D is correct. Option D is perfectly correct. Next, 42. 3 identical resistances, each of 15 ohm, are connected in delta across a 3-phase balanced 400 volt supply. The value of the resistance in each leg of the equivalent star. Here, delta to star conversion. See, this is delta, right? Delta resistances. If you, this is 15, this is 15, this is 15. Remember, if you convert into star, by 3 will happen. 555 it is. 555 it is. Option is B. This is B. This is C. Yes, option is B. 5 ohms it is. Right? Direct answer it is. Next question. A circuit draws a current of 20 amperes at a voltage of 240 and its power factor is 0.8 lagging. Then the reactive power is, see, very simple. Q is equal to VI sin phi. Q is equal to VI sin phi. Q is VI, V 240, V is 240, I is 20, sin phi. अगर आपका cos phi 0.8 है, sin phi 0.6 होगा ना? Yes, sin and cos, sin square theta plus cos square theta must be equal to 1. अगर आपका cos value, power factor उसने दिया है 0.8, तो sin phi कितना होता? 0.6 होगा. So 240 into 20 into 0.6. So Q is equal to 240 into 2, 4800 into 0.6 watts है. 4800 into 0.6 watts है. Right? Solve करो, आपको आंसर मिल जाएगा. Right? Next, load current is dash to the power factor. Load current is dash to the power factor. Okay. इसमें कुछ डेटा मिसिंग है. ओके, वी कैन से लाइक दिस, वी कैन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हैज नो रिलेशन
power factor. Okay, load current is dash to the power factor. Perfect, good question. Perfect, it is good question. Now देखिए पावर, अगर पावर फैक्टर ज़्यादा होता है तो करंट कम हो जाता, अगर पावर फैक्टर कम है तो करंट ज़्यादा हो जाता, यही है. सो लोड पावर फैक्टर एंड लोड करंट बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. लोड पावर फैक्टर एंड लोड करंट आर, लोड पावर फैक्टर एंड लोड करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ऑप्शन बी है. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग हैपन्स इन लो पावर फैक्टर. लो पावर फैक्टर अभी देखा है ना, पावर फैक्टर लो है, करंट ज़्यादा हो जाएगा. अगर करंट ज़्यादा हो गया एस इज इक्वल टू वी इंटू आई, अगर करंट ज़्यादा हो जाएगा एस ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, लार्ज केवीए रेटिंग इक्विपमेंट कॉपर लॉसेस. यस, अगर करंट ज़्यादा हो गया, देखिए पावर फैक्टर कम है तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, अगर करंट ज़्यादा है पावर लॉस आई स्क्वायर आर लॉस, कॉपर लॉस बढ़ जाएगा. और इक्विपमेंट का रेटिंग भी, लार्ज केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड कॉपर लॉसेस. यस, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन. यस, लार्ज कॉपर लॉसेस. आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. देखिए पावर फैक्टर कम है, करंट ज़्यादा हो जाएगा, केवीए रेटिंग भी ज़्यादा हो जाएगा, राइट. वोल्टेज रेगुलेशन, करंट ज़्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा, तो रेगुलेशन पुअर वोल्टेज रेगुलेशन होगा. तो ऑल ऑफ द अबव, दिस इज द ऑप्शन. वेरी गुड क्वेश्चन, राइट. नेक्स्ट 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर. पावर फैक्टर कभी यूनिटी हम नहीं मेंटेन करते, कभी हम यूनिटी मेंटेन नहीं करते ड्यू टू सम इकोनॉमिकल रीजंस. और लीडिंग कभी नहीं मेंटेन करते क्योंकि लीडिंग का जो करंट है वो वोल्टेज को बढ़ा देगा. अगर वोल्टेज बढ़ गया तो इंसुलेशन फेल हो जाता है, इसलिए 0.8 to 0.9 लैग हम मेंटेन करते हैं, 0.8 to 0.9 लैग मेंटेन करते हैं. 49, which of the following equipment can be used for improving power factor. कैपेसिटर्स, स्टैटिक वायर कॉम्पनसेटर्स, सिंक्रोनस कंडेंसर, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं. देखिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स है पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है. फेज एडवांसर्स भी यूज कर सकते हैं, कैपेसिटर्स भी यूज कर सकते हैं. तो आंसर आपका हो गया ए एंड सी. आंसर आपका हो गया ए एंड सी, राइट. नेक्स्ट, an alternator supplying a load of 500 kilowatt at 0.7 power factor lagging. If the power factor is raised to unity, the value of the additional kW should alternator supply for the same kVA rating, not kW, kVA rating. Yeah, this question comes from power system side. We will do in the power system session. Right. Next, see, P is equal to S cos phi, Q is equal to S sin phi, right? S sin phi. P units are megawatt or kilowatts, Q units are kVARs, S units are kVA. Now उसने क्या दिया है, kVAR is equal to dash kW. Okay, he want P और Q का बीच में रिलेशनशिप चाहिए उसको. tan phi, देखिए मैंने ट्राइंगल लगाता हूँ, ट्राइंगल S is equal to P plus JQ, इसे हम पावर ट्राइंगल बोलते हैं. ये P है, ये हो गया Q है, ये हो गया S है, ठीक है, phi है. tan phi लिखते हैं, लेट्स राइट tan phi. tan phi is equal to opposite side Q by P, Q is equal to P tan phi, P tan phi. ये kVAR है, ये kW है. So kVAR is tan phi times of kW, kVAR is tan phi times of kW. ऑप्शन सी हो जाएगा डायरेक्टली. तो देखो मैंने बोला था ना डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपका एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन है. Power factor lies within range of 0 to 1. Yes, minimum value of power factor is 0, maximum value is 1, but never we maintain up to 1. We will maintain slightly less than 1, that to lagging we will maintain, not leading. Previously I told you most economical power factor is 0.8 to 0.9 lagging, right? Yes. Next question is, the power P to be transmitted over a transmission line is √3 VI cos phi, √3 VI tan phi. See, actually we transmit, he is asking about power P, √3 VI cos phi होगा ना, that will be √3 VI cos phi. Actually we cos phi, we transfer both real and reactive power, but he is asking specially about P, that's why √3 VI cos phi है. A bulb has a power of 100 watts. What is the energy dissipated by it in 10 minutes? 10 minutes. Time is very important for us. Okay, time units are very very important. He is saying that, क्या बोल रहा है उसने, क्या बोल रहा है उसने, yes sir, 54 का solution है 100 watt. Power is energy is equal to power into time. Power कितना 100 है, time कितना 10 minutes. 10 into each minute is having 60 seconds. So 1000 into 60, तो 10 square 10 cube 10 to the power of 4, 6 into 10 to the power of 4 होगा joules. 6 into 10 to the power of 4
joules होगा. Yes, that is written, he written it as a 60 kilojoules. Option is B, B for Bombay, right? Next, a current of 1 ampere flows in a wire through a resistance of 10 kilo ohm. What is the maximum amount of, what is the amount of energy that is generated in 1 hour? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन है. वो बोल रहा है एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. पावर इज आई स्क्वायर. हाउ मच इट इज आई स्क्वायर? 1 स्क्वायर इनटू आर 10 किलो मींस 10 क्यूब. 1 आवर मींस 60 मिनट्स इनटू 60 सेकंड्स. इसको सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा. 55 डायरेक्ट है. आई स्क्वायर पावर, दिस इज पावर इनटू टाइम. ओके, दिस इज पावर. आई स्क्वायर इनटू आर. आई इज 1 square, r is 10 kilo into time is 1 hour. 1 hour means 60 minutes. Each minute is having 60 seconds. 3600, right? That is, I think you'll get around 36,000 3600 kilojoules. You can check it. आप solution कर सकते हैं उसका. just calculation part I left to you. That's all, right? Yeah. Two electric bulbs are rated for the same voltage, have powers of 200 and 100 respectively if their resistance are respectively R1 and R2R. R1 and R2R फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? R1 क्या होगा? R1 इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पेज में मैंने जो किया है सेम जैसा क्वेश्चन ही है. R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P. V स्क्वायर, V कितना? V ठीक है, V स्क्वायर बाई P कितना? 200 है. यस. R2 कितना है? V स्क्वायर बाई P है, वही भी वो नथिंग बट V स्क्वायर बाई 100 है. तो R1 बाई R2 फाइंड आउट करो भाई, आपको आ जाएगा. तो कितना होता? 100 बाई 200 होगा. 100 by 200, that is equal to 1 by 2. So 2R1 is equal to R2. R2 is 2 times of R1. R2 is R1 है ये, R1 है, R2 है ये. R2 is 2 times of R1. Option B है, right? Figure shows a part of closed circuit. What is the value of VA minus VB? VA minus VB, उसको ये वाला वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, ये 2 है, ये क्या होगा? ये 4 वोल्ट होगा. ये 2 है, ये क्या होगा? ये 2 वोल्ट्स होगा. लिखो KVL लिखो, माइनस VA प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस VB इज इक्वल टू 0. खाली KVL लिख रहा हूँ. ये VA ये VB है. मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, माइनस VA, यहाँ पे 4 वोल्ट्स है, प्लस 3 है, प्लस 2 है, प्लस VB है. तो उसको चाहिए VA माइनस VB. उस तरफ लेके जाओ. VA माइनस VB इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 प्लस 2 इज 9 वोल्ट्स. आराम से आ गया. 58. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है. मैंने बोला ना वन लाइनर बोल के, वो तो वन लाइनर ही है. VA यहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हैं माइनस VA प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस VB इक्वल टू 0. KVL लगाया मैंने बस, राइट? 59. A circuit consisting of inductance L is equal to 10 Henry and resistance is equal to 2 ohms is switched on to a DC supply. It is not DE supply, it is a DC supply of 20 volts. The time taken by the current to reach 63.2% of its final value. 63.2% of its final value will be achieved in one time constant tau. Tau of an RL circuit मैंने क्या बोला था? जब मैंने RC सर्किट बोला है तभी आपको मैंने बोला था कि टाउ ऑफ एन RL सर्किट इज L बाई R. L कितना दिया उसने? 10 है. R कितना दिया? 2 है. टोटल इट इज 5 सेकेंड्स. आंसर इज 5 सेकेंड्स, राइट? लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोल रहा है उसने? इन ए सर्टेन RLC सर्किट फेड फ्रॉम एन AC सोर्स द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इज यूनिटी. क्योंकि रेजोनेंस के टाइम पे L और C शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा, ओनली रेसिस्टेंस रहेगा. पावर फैक्टर ऑफ ए रेसिस्टेंस इज यूनिटी. नेक्स्ट, ए बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड, चलिए, ए बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड लोड हैविंग एन इंपेडेंस ऑफ Z at an angle phi please is connected to a three-phase source may be replaced by an equivalent delta. See, star to delta impedance will increase by 3 times. Then you are going to get 3Z at an angle of phi. Option is D for Delhi. A certain periodic voltage waveform has an RMS value of 30, average value of 20 and और क्या दिया उसने, and a peak value of 60. Its form factor is equal to RMS value by average value. How much is RMS value? 30. Average value is 20. 30 divided by 20, this is direct answer 1.5. Yes, answer is 1.5. Nothing to do with the peak value. Form factor is related with RMS and average, right? मैंने बोला था ना कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर है. 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर वन लाइनर, राइट? यहाँ पे आ जाइए.
For the circuit shown in figure, the value of the Thevenin's equivalent resistance RTH across terminals AB. मैंने बोला था यहाँ पे जाओ, इसको निकाल दो, यहाँ पे खड़ा करो और इसको शॉर्ट सर्किट कर दो वोल्टेज सोर्सेस को, ये दोनों पैरेलल है, तो RTH is equal to 6 in parallel with 4 plus 5. So RTH is equal to 6 into 4 divided by 2.4 हो जाएगा, ये 2.4 हो जाएगा, right? 24 divided by 10, 2.4 plus 5 is 7.4 ohms हो जाएगा. Option is D for Delhi, right? Next question 64, क्या बोल रहा है उसने? According to maximum power transfer theorem, under the conditions of maximum power transfer, the efficiency is 50% only. This is also direct question. Yes, proofs are not required. During maximum power transfer, the efficiency of the system is 50% only. Sir, why it is? Sir, I want proof. Okay, for you. आपके लिए मैं प्रूव कर रहा हूं, ये R है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के टाइम पे ये भी R होगा ना, RL इज इक्वल टू R होना चाहिए. देखिए ये V है, इसमें आधा वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, बाकी आधा यहाँ पे डिसिपेट हो रहा है, राइट? यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, डिसिपेट नहीं, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा, तो आपका एफिशिएंसी 50% ही होगा, राइट? 50% ऑफ द पावर यहाँ पे जाएगा, सोर्स में ही जा रहा है, 50% है, राइट? नेक्स्ट 65, इन ए टू पोर्ट नेटवर्क कंटेनिंग लीनियर बाइलेटरल पैसिव circuit elements, which of the following conditions for Z parameter will hold good? Bilateral means Z11 must be equal to Z22, that is symmetrical. Z11 must be equal to Z22. For a circuit to be symmetrical or bilateral, Z11 must be equal to Z22, right? Next question. In a two-port network, the output short circuit current was measured while the source voltage at the input was 1 volt. First of all, short circuit बोल रहा उसने, ठीक है. Which of the parameters are short circuit parameters? Y parameters are short circuit parameters. Open circuit parameters कौन सा है? Z parameters are open circuit parameters. तो आंसर Y में होना चाहिए. वो बोल रहा है कि measured in a two-port network, the output short circuit current was measured, I2 was measured, while the input voltage at the input is 1 volt. Means I2 V1, ये होगा Y21 ना, Y21 please, not 1 2, Y21. Yes, Y21 है, option D है, D for Delhi. 67, yes. For V of S is equal to S plus 2 by S into S plus 1, the initial and final values of V of T will be, initial and final values. See, initial value theorem apply करो, initial value limit S tends to infinity, S into function will give initial value. क्योंकि इनिशियल मतलब टाइम 0 है तो फ्रीक्वेंसी इन्फिनिट हो जाएगा, s इंटू एस प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा. अगर आप इसमें इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपका आंसर 2 आ जाएगा, 2. इनिशियल वैल्यू इज 2. फाइनल वैल्यू यस, लिमिट s टेंड्स टू 0, s इंटू एफ ऑफ एस, s प्लस 2 बाई s इंटू एस प्लस, नो सॉरी, ये 1 आ जाएगा. दिस विल बी 1, क्योंकि s को कॉमन करो, 2 बाई एस, 1 बाई एस कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, s प्लस 1, ये s कैंसिल हो जाएगा, 0 प्लस 2, 2 बाई 0 प्लस 1, 2 बाई 1 इज 2, राइट? आंसर इज 1 and 2, ऑप्शन इज डी. आंसर इज 1 and 2, ऑप्शन इज डी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसने? टू कपल्ड कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. देखिए ये बहुत आसान है, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, ठीक है? फाइनल इनिशियल वैल्यू लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो फंक्शन दिया है वो एस कैंसिल, एस इंटू फंक्शन, एस कैंसिल हो गया, एस प्लस 2 बाई एस प्लस 1 बचेगा. आप डायरेक्टली इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट नहीं करना, एस को कॉमन लेना, नीचे भी एस को कॉमन लेना, कैंसिल करना, आपके पास बचेगा 1 प्लस 2 बाई एस बाई 1 प्लस 1 बाई एस. एस इज इन्फिनिटी, 1 प्लस 2 बाई इन्फिनिटी 0, 1 प्लस 0 बाई 1 प्लस 0 इज 1. ऐसा मैंने किया, ये तो बहुत आसान है, राइट? यहाँ पे आ जाइएगा. टू कपल्ड कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज हैव एन इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ 16. एक तो 16 मिली हेनरी है, एक 8 मिली हेनरी है. आप यहाँ पे बोल सकते हैं ये दोनों सीरीज एडिंग में है. सीरीज एडिंग मतलब L1 प्लस L2 प्लस 2M. ये सीरीज अपोजिशन में है, इसलिए इससे कम है, तो उसको क्या चाहिए? M चाहिए उसको. ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको आ जाएगा 4M. ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, L1 L2 कैंसिल हो जाएगा, 2M माइनस ऑफ माइनस 2M 4M इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इज 8, तो M इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, सॉरी M इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. M इज इक्वल टू, because 4 divided by 8 is 2, right? It is 2 millihenry, right? A voltage waveform V of t is equal to 12 t square is applied across a 1 Henry inductor with initial current
through it is being 0, the current in the inductor for t greater than 0 is, see VL is equal to L di by dt मा, yes V is equal to L di by dt, तो I क्या होगा 1 by L इंटीग्रल ऑफ VL dt, तो वोल्टेज को इंटीग्रेट कर दो, बस वोल्टेज को इंटीग्रेट कर दो, क्या होगा 12t स्क्वायर, t स्क्वायर मीन्स t क्यूब बाई 3, ये 3 4 चला जाएगा 4t क्यूब, यस 4t क्यूब है, ये 4t नहीं है 4t क्यूब है, क्योंकि उसने वोल्टेज दिया है, करंट चाहिए उसको, करंट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज फॉर एन इंडक्टर, राइट। 70 under the conditions of maximum power transfer, a voltage source is delivering a power of 30 watts to the load, the power generated by the source is 60 watts, 50% लॉस हो जाएगा, मैं बोला ना 50% इज एफिशिएंसी, लोड को 30 वाट्स जा रहा है तो सोर्स में कितना लॉस हो रहा है 30, पूरा कितना जनरेट कर रहा है 30 + 30 इज 60। नेक्स्ट, एन आइडियल करंट सोर्स हैज, मैंने बोला था आइडियल वोल्टेज सोर्स मस्ट हैव 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, आइडियल करंट सोर्स मस्ट हैव इनफिनिट इंटरनल रेजिस्टेंस, यस हाउ मच इट इज इंटरनल कंडक्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी 0, internal resistance, an ideal source has a 0 internal resistance, please 0 internal resistance, right। 73 statement पढ़ो, in a circuit analysis, in circuit analysis loads are represented in the form of impedance, yes, whereas in power flow analysis, in power systems, in fact in power system, power flow analysis are represented in the form of power consumption, yes। In network analysis, loads are represented with help of impedances. In power system, in load flow studies or power flow analysis, loads are represented as power consumption. Next, in circuit analysis, voltage source is considered as infinite, whereas in circuit analysis, voltage source is considered as infinite, whereas in power flow analysis, sources are considered as some generation capacity. Yes, suppose if you take a voltage source this way in circuit analysis 10 volts, how much power this can give? Infinite, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो 0.1 और 0.01, आपका रेजिस्टेंस घटता है, करंट बढ़ता है, तो I2R बढ़ेगा, I2R बढ़ेगा, ये जितना पावर चाहिए उतना दे रहा है। लेकिन पावर सिस्टम में ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली इन्फिनिट पावर पॉसिबल नहीं होता, लेकिन नेटवर्क्स में और इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस में हम पढ़ते हैं कि वो इन्फिनिट पावर सप्लाई कर देगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 both statements are correct, both statements are correct। Next question 74, which theorem assists in replacement of an impedance branch over the network by other network comprising different, ठीक है, ये एक सर्किट थ्योरम है, सर्किट कंपोनेंट्स without affecting VI relationship throughout the entire network, compensation theorem। This is a direct statement of compensation theorem, ये direct statement है compensation theorem का, right। Next 75 गुड क्वेश्चन है, ए नेटवर्क हैज 10 नोड्स 17 ब्रांचेस। देखिए ये कॉम्पनसेशन थ्योरम का डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई भी थ्योरम, कोई भी लॉ, कोई भी स्टेटमेंट एज इट इजली रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा हमको, इसको हम समझेंगे क्लास में, लेकिन समझने के लिए 2-3 एग्जाम्पल्स लेना पड़ेगा, ये वो करना पड़ेगा, लेकिन स्टेटमेंट को स्टेटमेंट जैसा रिप्रेजेंट और रिमेंबर करना पड़ता, राइट। नेक्स्ट, a network has 10 nodes and 17 branches, the number of different node pair voltages would be, yes, different node pair voltages is n into n minus 1 by 2। n कितना सर, where n is number of nodes, n is what, number of nodes है ये, so 10 into 10 minus 1 by 2, so 10 into 9 divided by 2 to 5, it is 45, yes, answer is how much, 45। next, nodal analysis can be applied for, nodal analysis can be applied for planar, non planar, किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेश एनालिसिस में ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोडल एनालिसिस इज यूजफुल ओनली फॉर, सॉरी, mesh analysis is applied only for planar circuits। what is a planar circuit? if you are unable to draw on a 2D plane a circuit that is non planar, कोई क्रॉसिंग्स है, प्लेन पे ड्रा करने के लिए नहीं हो रहा है, वो नॉन प्लेनर होगा, प्लेन पे ड्रा कर पा रहे हो वो प्लेनर होगा, राइट। nodal can be applied for any circuit but mesh is applied only for planar। yes, about nodal, yes, it is applied for both, yes, both for planar and non planar circuits or networks, nodal analysis can be applied। these are the total 76 questions from the last 6 papers। पिछले जो 6 पेपर्स में नेटवर्क से और इलेक्ट्रिक सर्क्यूट एनालिसिस से जो क्वेश्चंस दिया है, पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है, राइट। तो यूरोपीडिया ने मॉड्यूल स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम 5 जुलाई सैटरडे से, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ये वाला मॉड्यूल में बहुत इफेक्टिव मॉड्यूल है, टेलर मेड मॉड्यूल है, आपका एग्जाम के डायरेक्शन में ही हम क्लासेस
पढ़ाते हैं टेलर-मेड मॉड्यूल में, राइट। तो ऑल द बेस्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट अस यूजिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ है, उसको कॉल कर सकते हैं या आप गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, राइट। ऑल द बेस्ट।